चलो भाई, आज से हेडिंग डालो। आर्टिकल नंबर, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होगा आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 पिछली लास्ट लेक्चर में बेसिक हो गया था। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कुछ याद आ रहा है? पूरा क्लियर हो गया था। ठीक, तो स्टेट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ स्टेट। हेडिंग डालो, लॉ तो आप समझ ही गए थे। मीनिंग ऑफ स्टेट, राज्य का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द स्टेट? हमेशा एक चीज समझो, जब भी आपको पॉलिटी में वर्ड आए स्टेट, इस स्टेट का मतलब कभी भी यूपी, महाराष्ट्र इट्सेट्रा, ठीक है? इससे मतलब मत निकालना, ठीक है? जब भी स्टेट आएगा तो स्टेट का मतलब कुछ और होता है। यहां पर स्टेट बेसिकली जो वर्ड होता है, इस वर्ड को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नाम से डिनोट करते हैं नॉर्मली, ठीक है? बट हम जो स्टेट पढ़ेंगे पॉलिटी में, जब तक आपको दिया ना जाए कि इस स्टेट का मतलब यूपी है, एमपी है, तब बस उस स्टेट का मतलब कुछ और होता है, ठीक है? तो उस स्टेट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो उसको समझेंगे। लिखो आर्टिकल 12 में, इट डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 में लिखो डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन देने का काम करता है, ठीक है? तो व्हाट इज द स्टेट्स, इसको लिख लो, कुछ मैं आपको चीजें समझा दूं। नंबर एक, कुछ पहले बेसिक पॉइंट समझ लो, स्टेट का मतलब क्या होता है। लिखो, व्हेन वी व्हेन वी स्टडी द स्टेट, व्हेन वी स्टडी द स्टेट, वी मस्ट स्टडी आर्टिकल 152। वी मस्ट स्टडी आर्टिकल 152। आर्टिकल 12 के साथ हमेशा आपको 152 को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट पता चल जाती है, ठीक है? 152 152 अकॉर्डिंग टू दिस 152 के मतलब क्या होता है? तो 152 में याद रखो, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट इंक्लूड, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट इंक्लूड, स्टेट इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है उसको समझो। देखो, भारत में स्टेट का मतलब पहला होता है सेंटर, दूसरा होता है स्टेट। यहां पे स्पेशलाइज्ड स्टेट है, इसका मतलब वही स्टेट है जो आपके दिमाग में आता है, ठीक है? और तीसरा होता है लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। और फोर्थ होता है एनीवन। ध्यान से नोट करो, पहले समझ लो, सेंटर, स्टेट, लोकल अथॉरिटी और एनीवन। सेंटर स्टेट का मतलब से बहुत ध्यान से उसको अभी मत नोट करो, गड़बड़ ये कहानी। सेंटर का मतलब होता है केंद्र सरकार। स्टेट का मतलब यहां पे कौन है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में? मोदी जी। यहां पे कौन है आपके? योगी जी। तो सेंटर, ये स्टेट समझ में आया। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है जीडीए, होती है जैसे नगर पंचायत, तो ये सब होते हैं नॉर्मली। और एनी, ये इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखो, इस एनी का मतलब होता है एनी अथॉरिटी विच हैज द पावर टू मेक लॉ। कोई भी ऐसी जगह जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है, वो अथॉरिटी अपने आप में क्या कहलाएगी? स्टेट कहलाएगी। सिंपल बात है। तो जब भी तुमको पॉलिटी में स्टेट वर्ड मिले, तुम लोग भाई क्या मिले? स्टेट, तो इसका जब तक उसमें मतलब ना दिया हो कि महाराष्ट्र, गुजरात, उसकी बात हो रही है, तो स्टेट का मतलब बेसिकली क्या निकालोगे? इन सभी से स्टेट होते हैं। क्योंकि अगर मैं स्टेट वर्ड करूंगा तो तुम सेंटर को भूल जाओगे, क्योंकि स्टेट का मतलब फिर तो क्या लगेगा दिमाग में? यूपी। तो यूपी स्टेट है, तो क्या सेंटर स्टेट नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो ये डिफरेंशिएट, झंझट खत्म। तो झंझट समझ में आई क्या हुई? जब भी स्टेट वर्ड यूज करेंगे, इसका सीधा मतलब हुआ भैया ऐसी अथॉरिटी जो कानून बना सकती है। एनी अथॉरिटी विच हैज द पावर टू मेक लॉ, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड एनीवन में। आप एकेडमी में बैठे हैं, एकेडमी में आपका बैच मान लीजिए आप लोगों का मॉर्निंग में 9 से 11 का है, तो ये एक तरीके के रूल्स बन गए भाई, एक तरीके के रूल बन गए ना। तो इस तरीके के था, यानी अपनी अचीवर्स आईएएस एकेडमी भी क्या हुई अपने आप में स्टेट। आपका घर अपने आप में एक स्टेट है, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं, इतने बजे जाना, इतने बजे आना, फला फला फला, तो वो रूल्स तो अपने आप में क्या स्टेट होते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टेट का मतलब क्या होता है भैया? कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके पास कानून बनाने की पावर है, दैट्स इट। क्लियर? नोट करो।
नोट करो, स्टेट बनाने की पावर जिसमें अंदर आती है। एग्जाम्पल लिखते चलना, सेंटर, स्टेट, लोकल एंड एनीवन। नोट करते चलिए कि ये सेंटर हो गया, ये स्टेट हो गया, ये आपका लोकल हो गया। ठीक है, डन। चलो अब लिखो एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब है कि कौन कौन से अभी तक जो एग्जाम है, आईएएस पीसीएस के एग्जाम हो रखे, उस एग्जाम में कौन कौन से नंबर नाम आ चुके हैं कि ये स्टेट के अंदर है, ये स्टेट में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से नोट करना ये जो चीज बता रहा हूं, फटाफट शुरू करो। एग्जाम्पल में पहला लिखो एलआईसी, एलआईसी। दूसरा ओएनजीसी, ओएनजीसी। थर्ड यूजीसी, यूजीसी। नेक्स्ट एएआई, एएआई सुना है आप लोग? जो भी चीज़ नहीं पता हो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। एएआई के बारे में मे भी आपने नहीं सुना होगा। वैसे एएआई का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट को कंट्रोल करती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। नेक्स्ट आईएसओ, आईएसओ इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, यूपी कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट आईसीएआर, ये सब एग्जाम में आ रखे हैं, थोड़ा ध्यान से। आईसीएआर सुना है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर। नेक्स्ट एफसीआई, एफसीआई के बारे में तो सुना ही होगा आप लोग, एफसीआई। नेक्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल सुने हो? सेल, SAIL, सेल, हाँ। नेक्स्ट आर्मी स्कूल, ये जो आर्मी स्कूल होते हैं वो। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, प्रेसिडेंट, फटाफट नोट्स बनाइए। प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड, डीडीए, जो डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैंक, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बीएसएनएल, बीएसएनएल, यूपीएससी। ये अलग अलग आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में आए हुए, ठीक है, सारे मैंने लिखा दिए। मतलब ये सब क्या हैं? स्टेट हैं। अब लिखो दोज हु आर नॉट स्टेट, जो स्टेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कुछ रीजन होते हैं, सेमी फंडिंग होती गवर्नमेंट से, या वो एडॉक बेसिस पे काम करते हैं। तो जो स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है, उनकी लिस्ट, उसमें आपका पहला है एनसीईआरटी, 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 नो प्रॉब्लम। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट वक्फ बोर्ड, सुने तुम लोग? वक्फ बोर्ड जानते हो क्या होता है? वक्फ बोर्ड कुछ हद तक सही बात है। तो कैसे उनकी हो जाती है? वक्फ बोर्ड का मतलब बिल्कुल सही बात है, इंडिया में जो जमीनें होती हैं
वो जमीनें जो दान में दी गई हैं, किसको दान में दी गई है? मुस्लिम्स लोगों को। तो जो मुस्लिम आबादी को दान में दी जाती है, उस जमीन को ये लोग किसका टाइटल दे देते हैं? वक्फ की जमीन है। और इस जमीन को जो रेगुलेट करता है वो है आपका वक्फ बोर्ड। समझ गए? तो इसीलिए इसको लेकर के बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा है इस समय देश में, इस चीज को लेकर के। तो ये तो कोई भी जमीन पे, इवन तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी जमीन पे आके झंडा लगा दिए ग्रीन कलर का, बस वो खत्म, तुम्हारी जमीन उनकी हो गई। समझ ना? हाँ, कोर्ट में भी नहीं आ सकता, बड़ा झंझट वाला काम है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने इसमें डाला। नेक्स्ट CSIR, CSIR। नेक्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट को नहीं डाला गया है, कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे किस में आ गए? तुम्हारे स्टेट के अंदर ये नहीं है, पीछे वाले स्टेट के अंदर थे। चलो नेक्स्ट हेडिंग है केसेस रिलेटेड टू FR। फंडामेंटल राइट से संबंधित केस कौन कौन से हैं? तो केसेस के बस आपको नाम पता होने चाहिए, डिटेलिंग की नीड नहीं है, नाम। तो ध्यान से मैं आपको पहले बता देता हूं, ध्यान से, फिर अभी नोट मत करना, जब बोलूं तब नोट करना। पहला केस है शंकरी प्रसाद, दैट इज इन 1951। मैं भी इसका एक एक बताऊंगा इसका मतलब क्या है। दूसरा केस है गोलकनाथ, 1973। थर्ड केस है केशवानंद भारती। एक अलग अलग जगहों पे सुप्रीम कोर्ट में केस गए हैं, दैट इज इन 1976। नेक्स्ट केस है मिनर्वा मिल्स, MINARV, मिनर्वा मिल्स, दैट इज इन 1984, ठीक है। ये चार आपके मेजर केस हो गए। मिनर्वा मिल्स 1984। एक और केस जानकारी के लिए फिर आपको लिखना, वो है इंदिरा गांधी का, मेनका गांधी का, सॉरी, मेनका गांधी, मेनका गांधी का केस था। ये भी आपका 1987 का केस था। ध्यान से, ये है क्या केस? बेसिकली इन केसेस में खाली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो फंडामेंटल राइट हैं, क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं या चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इन केसेस में गया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट मैंने पूरा आपको डिटेल में बता रखा है क्या होते हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को क्या इसको चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ध्यान से, इस वाले केस में बोला गया नो। क्लियर हो गया? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। इस केस की बात करते हैं गोलकनाथ के केस में, यस चेंज कर सकते हैं, सही बात है। फिर केशवानंद भारती के केस में आते हैं, आंसर है यस, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था, इसका मतलब बताऊंगा मैं। बेसिक स्ट्रक्चर नो टच, मतलब आप फंडामेंटल राइट बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसको टच नहीं करेंगे आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो मैं हमेशा आपको बताऊं, जैसे ये आपके घर की बिल्डिंग है, तो उस घर की जो बिल्डिंग होती है वो कुछ पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है। तो आप इस बिल्डिंग में जो चाहे वो चेंज कर लो, कोई इश्यू तो नहीं किसी को, जो मन करे, लेकिन आप क्या पिलर चेंज कर लो। अभी इस बिल्डिंग में आप हैं, आप लोग इस बिल्डिंग के पिलर दिख रहे हैं तुमको, ये पिलर के ऊपर तो बिल्डिंग टिकी है। तो आप इस बिल्डिंग में अगर चेंज करना चाहोगे तो इस बिल्डिंग के कलर चेंज कर लो, पेंट चेंज कर लो, टाइल्स लगा लो, सब कर लो, लेकिन तुमको बोलो ये पिलर बीच में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। तो जब पिलर हटाओगे तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो सिंपल बात है, जिन बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, जिस बेसिस पे, उस बेसिस को क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, समझ गए। तो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करेंगे। इधर आ जाते हैं मिनर्वा मिल्स में, इसमें भी इसने सेम चीज को रिपीट किया, सेम चीज का मतलब इसी वाले कॉन्सेप्ट को, और इसमें भी इसी वाले कॉन्सेप्ट को ही रिवर्स किया गया, मतलब रिपीट किया गया। इट मींस प्रेजेंट सिचुएशन अगर आपसे बोले अभी की सिचुएशन है, तो अभी की सिचुएशन क्या है कि हम लोग फंडामेंटल राइट को बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशंस आपके सामने है, क्या? बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे, समझ गए। तो ये आपके केसेस हो गए जो किससे रिलेटेड हो गए? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो गए। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बोलो।
क्लियर? नोट करो, प्रॉपरली नोट करो। हो गया? चलो नेक्स्ट आओ। क्लियर हो गया? तो ये आपके केसेस हो गए जो किससे रिलेटेड हो गए, एफआर से रिलेटेड केसेस हो गए। चलो नेक्स्ट आओ, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 14 आ गया नहीं, इसमें पॉलिटी बिफोर लॉ आएगा, इसी में होगा, केसेस वाले में ही आएगा। हाँ ठीक है, इसी में। नेक्स्ट आओ, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 पढ़ के आए हो आप लोग? बोला गया था आर्टिकल नंबर, मैंने क्या बोला ना, लगभग 5 से 6 आर्टिकल कोशिश करेंगे एटलीस्ट एक लेक्चर में कवर करेंगे डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? वैसे तो 8 का मैंने टारगेट दिया है, बट 5 से 6 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो 5 से 6 में जो आपको कवर करने हैं वो क्या होते हैं, चलो। आर्टिकल नंबर 13 लिखो, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। ये क्या है आपका? लॉ जो इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विद एफआर, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्ट कर रहा है, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्ट कर रहा है आपका लॉ, उसकी बात पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? देखो दो तरीके जिसमें चीजें कवर करते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे समझो, पहला होता है प्री, पहले समझ लेना, फिर मैं जब बोलूंगा तब लिखना। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नाम से पता चल जा रहा होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? संविधान जिस दिन बना उसके पहले के लॉ होंगे कुछ आपके, क्या लगता है आप लोगों के यहाँ? कुछ ऐसे होंगे, देखो सिंपल, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर लॉजिक है, आपके घरों के कुछ नियम रूल हो सकते हैं, कुछ कस्टम हो सकते हैं, कुछ ट्रेडिशन हो सकते हैं। क्या ये हो सकते हैं, हाँ या ना? भाई आपके घरों में कुछ इस तरीके के कुछ ट्रेडिशन कस्टम रूल्स हैं, या आप इसको रूल्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
घरों में कुछ ऐसे रूल्स हो सकते होंगे, ध्यान से समझो। अगर ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हैं, इनमें से कोई सी भी चीजें फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हैं, तो ये वाली जो चीजें हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। बहुत ध्यान से, तुम्हारे घर में कोई भी रूल बनाया गया जो आजादी के पहले का रूल है, और उस रूल्स में लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, कोई है तुम लोगों के ऐसा, या तुमने कभी सुना हो, बोलो, फंडामेंटल राइट वायलेट होने का कोई रूल सुना हो? जैसे राजस्थान में एक गांव है, बहुत फेमस है, मैं उसका एग्जांपल देता हूं। उस गांव में जो लड़कियां शादी करके आती हैं, मैरिज मैरिज करने के बाद जब आती हैं तो उनको लगभग 15 से 20 दिन बोलने नहीं दिया जाता है। एक ट्रेडिशन है उनका। तो अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो क्या वो एक तरीके का कस्टम हो गया? भाई वो बोलने नहीं देते कस्टम, लेकिन ये कस्टम फंडामेंटल राइट जो आपको बोलने का अधिकार देता है उसके अगेंस्ट में हो गया कि नहीं हो गया? तो वो कस्टम क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। ये चीज समझ गए? बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को लेकर के, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ टर्म्स होते हैं, ध्यान से। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ध्यान से समझना। अभी जब मैं लिख दूं, इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसका मतलब, बहुत ध्यान से, अगर कोई स्टेटमेंट में बातें कही गई हैं, ध्यान से समझो, और स्टेटमेंट में ये वाली बात एफआर के अगेंस्ट है, समझ गए, और ये वाली बात नॉर्मल है, तो ये वाली बात जो होगी वो जीरो मान ली जाएगी। कब? कॉन्स्टिट्यूशन के पहले। संविधान जब लागू हुआ था उसके पहले कोई रूल है जिस रूल में दो बातें कही गई हैं और दोनों बातों में से एक बात एफआर के अगेंस्ट है? कोई बात बताओ तुम लोग, एग्जांपल इतने बताओ, कोई एक एग्जांपल जो जिसमें दो बातें बताओ, एक संविधान के अगेंस्ट हो और एक सपोर्ट में हो। दिमाग दौड़ाओ, दौड़ाओ आप लोग, सब लोग दौड़ाओ। सर ये बात हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो सकती है और ऐसे हो सकती है, सिंपल। अरे फीमेल वाला, तो वो तो सही वाली बात फिर क्या है? मैंने बोला दो बातें बताओ, दो बातों में ये सपोर्ट में वो अगेंस्ट में, ऐसे करके। भाई सिंपल है, गवर्नमेंट, मान लीजिए पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसने एक रूल बनाया था कि इंडिया में जितने लोग होंगे सभी को सुबह 3 बजे उठ करके पूजा करनी है। मॉर्निंग में 4 AM उठना है और पूजा करनी है। तो मॉर्निंग में पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में 4 बजे उठ करके पूजा करना पॉसिबल नहीं है। भाई आप में से कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे पूजा करते हैं? समझ सकते हैं, इम्पॉसिबल बात मैंने बोल दी। और प्रैक्टिकल बात देखा जाए तो नॉर्मली सुबह उठना गलत नहीं है, लेकिन सुबह 4 बजे उठना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, खास करके नाइट शिफ्ट वाले लोग, या फिर जो बीमार हैं, या जो बच्चे हैं, या बुजुर्ग हैं, सबके साथ इश्यूज हैं कि नहीं है। तो सिंपल बात होती है, अब आया समझ में? तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट एफआर के अगेंस्ट है उसको आप क्या मान लो? जीरो, और इस वाले पॉइंट को क्या मानोगा? वैलिड मानोगे। इस चीज को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। प्री कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया? तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ है कि ये सारे कोई भी जो एफआर के अगेंस्ट हैं वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के अंतर्गत जीरो माने जाते हैं। इस लॉ का नाम है, केस का नाम है भीखाजी वर्सेस एमपी। ध्यान से, ये जो केस हुआ था भीखाजी वर्सेस एमपी गवर्नमेंट का केस था, दैट इज इन 1984। ध्यान से, ये आपका वो केस है जिस केस में बेसिकली गवर्नमेंट को डिसाइड किया गया था, और सीधी बात है, फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ही ये केस आपका गया हुआ था, समझ गए? तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मैटर समझ गया? बहुत ध्यान से नोट करो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नोट करो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्म।
प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है, संविधान के पहले के रूल, संविधान के बाद के कानून। प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया प्री कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब आओ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं यहीं, चलो यहीं लिख देता हूं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ऑब्वियस बात है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा समझने वाली चीज है, बहुत हल्की चीज है, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंडिया की लॉ मेकिंग अथॉरिटी होगी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी भारत में कौन होती है राइट नाउ, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट, सेंटर में कानून यही तो बनाती है। तो पार्लियामेंट एनी लॉ, कोई भी लॉ ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करेगी जो क्या होगा, इंट्रोड्यूस नहीं करेगी जो बेसिकली किसके अगेंस्ट में होगा, एफआर के अगेंस्ट में होगा। यही तो बात होती है, लॉजिक बात है कि नहीं है। तो इस वाले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ परमिएबिलिटी, ध्यान से, लॉ ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब सीधी भाषा में कोई भी गवर्नमेंट, ये हुई आपकी पार्लियामेंट कहां पर हो गई, सेंटर में ना, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट हो गई या लोकल गवर्नमेंट हो गई, इनमें से कोई सी भी गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कानून किसके अगेंस्ट हो, एफआर के अगेंस्ट। अभी तक हमने एफआर सुना नहीं, शुरू नहीं किया। एफआर समझने से पहले ये सारी चीजें समझा दे रहा हूं मैं आपको कि एफआर क्या होते हैं, वो तो आगे जान लोगे। तो जो चीजें आगे पढ़ोगे उसको अगेंस्ट में, भाई तुमको अगर घर में बोलने से रोका जा रहा है किसी भी बात को लेकर के, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, लॉजिक बात है कि अपने पिताजी पे केस कर दो, कोर्ट में केस कर दो, पिताजी को थाने ले चलो, ले चलो, हमें बोलने नहीं दे रहे, ठीक है। बट ऐसा वो कर सकते हैं जब आप माइनर हैं, 18 साल से नीचे हैं, तो आपको घर में बहुत सारी चीज़ों के लिए रोका जा सकता है। लेकिन 18 साल के ऊपर देखो, लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं। जब पुलिस वाले पकड़ने आते हैं तो उसमें चेक किया देखो क्या कहते हैं कि लड़का जो है वो क्या एडल्ट है, लड़की क्या एडल्ट है, 18 साल के ऊपर है, शादी होती है। प्रॉब्लम समझ रहे चीज़ों को लेकर के, तो ये सिचुएशन होती है। तो आज़ादी के पहले की तो बात अलग होती है, बट आज़ादी के बाद अगर कोई सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन में कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो किसके अगेंस्ट में, एफआर के अगेंस्ट में कानून है, वो क्या कर सकती है, नहीं बनाएगी। सिंपल बात, इस लॉ का नाम याद रखना, प्रीलिम्स में काम आएगा। पिछला वाला डॉक्ट्राइन था, दूसरा है लॉ ऑफ परमिबिलिटी। क्लियर हो गया, इसको नोट करो। सिंपल तरीका होता है लॉ मेकिंग का। पार्लियामेंट के पास ऑप्शन होता है, पार्लियामेंट को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेशन बोलते हैं ना इंडिया में, यही होता है। दो लेजिस्लेशन, कानून को बनाने का अधिकार जिसके पास होता है, विधायिका। पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। नोट करिए। हो गया, ठीक होगी, समझ में आ गया। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका ये कहलाता है। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 देखो, आर्टिकल नंबर 14 बेसिकली पहले समझो दो बातें करता है, क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा क्या दे रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 के पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एफओर, ठीक है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, ठीक है। लिखो,
इन इंडिया, आर्टिकल 14 में पहले कुछ बेसिक चीजें। इन इंडिया, इन इंडिया एवरी पर्सन कॉमा नॉन पर्सन, पर्सन नॉन पर्सन एंड लीगल पर्सन, एंड लीगल पर्सन हैज द इक्वालिटी, have the equality, equality. It has two aspects, it has two aspects, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है आपके सामने इक्वालिटी बिफोर लॉ, ध्यान से नोट करो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हेडिंग डालो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, ध्यान से। इक्वालिटी बिफोर लॉ बेसिकली ये यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। एक चीज होती है, ध्यान से रुक तो पहले समझो, ये एक निगेटिव अप्रोच है। निगेटिव अप्रोच होता है, क्या होता है समझने वाली बात है। देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब जो लॉ है उसके सामने बिफोर एवरीवन इज इक्वल, यही तो मतलब हुआ। अब यहां पे समझने वाली बात है, तो सर लॉ के सामने जब सब लोग बराबर है तो निगेटिव कैसे हो गया? ये तो अच्छी चीज है, लॉ के सामने कायदे में तो सब लोगों को बराबर ही होना चाहिए, तो ये निगेटिव कैसे हो गया? तो निगेटिव इस सेंस में हो गया जैसे कोई ने, किसी व्यक्ति ने कोई भी वर्क किया और वो वर्क, दो चीजें हो सकती हैं ध्यान रखना, वो वर्क नॉर्मल भी हो सकता है और वही सेम वर्क क्राइम भी हो सकता है। ये दोनों चीजें डिपेंड करेंगी पर्सन के ऊपर। मतलब क्या होता है? मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं तो एग्जाम्पल है मर्डर। मर्डर जो होता है, मर्डर सीधी भाषा में कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है और कुछ लोगों के लिए क्राइम है। क्या लगता है? साला मर्डर किसके लिए नॉर्मल है? सोचने वाली बात होती है। तो मर्डर नॉर्मल है आर्मी वालों के लिए, सही बात है, आर्मी वाले बॉर्डर पे खड़े होते हैं, वो रोज 10-20 मारते हैं टेररिस्ट, तो मर्डर वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है मर्डर, बिल्कुल सही बात है। तो क्या वहां पे तो उनके लिए फांसी हो जाती क्या? उनको तो और हम लोग 10 टेररिस्ट मारने पे क्या देते हैं? मेडल नहीं, राष्ट्रपति पुरस्कार, भला पुरस्कार नहीं होता यार, भारत रत्न और सब क्या क्या दिए जाते हैं, ब्रेवरी अवार्ड सुने हो सब, परमवीर चक्र हो, ये सब चक्र, ठीक है। और नॉर्मल किसके लिए होता है? जो हम लोग होते हैं। तो अब जरा सिचुएशन समझो, मैंने अगर मैं इस बात को नहीं बोलूं, इस बात को बोलता हूं, तो लॉ के सामने हर बंदा बराबर है। तो जब हर बंदा बराबर है तो इसका मतलब जो क्राइम, वो आर्मी वाला बंदा है, उसको भी आपको फांसी देनी पड़ेगी कि नहीं? भाई जो मर्डर है उसकी सजा क्या है? कैपिटल पनिशमेंट है भारत में। फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में क्या? फांसी। ठीक, तो सीधी बात है, मर्डर की सजा क्या है? फांसी। तो सिंपल है, जो इंडिया में बंदा है वो मर्डर किया तो फांसी मिलेगी। कौन मर्डर किया? आर्मी वाला, तो उसको फांसी दे दो। और नॉर्मल बंदा मर्डर किया, उसको फांसी दे दो। दोनों सिचुएशन सेम है क्या भाई? सीधी बात, आर्मी वालों को फांसी देना सही है? या पुलिस वाले जा रहे रास्ते में से, कोई एक कोई गाड़ी वाड़ी लेके भाग रहा है, पुलिस वाले ने अटैक किया, सामने वाले ने बंदे ने गोली चलाई, तो पुलिस वाले ने इधर से सेल्फ डिफेंस में गोली मार दी, मर गया, तो मर्डर तो हो गया ना? तो जब मर्डर, इनकाउंटर सुने हो, तो इनकाउंटर में मर गया, तो इनकाउंटर में भी तो मर्डर हुआ ही है ना? तो उस मर्डर की सिचुएशन में क्या सीन है? अब आए समझ में? तो लॉजिक बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को इसीलिए क्या बोला गया है? निगेटिव नेचर का है। किसके लिए? इधर वालों के लिए। सही बात है कि नहीं है? तो इधर वालों के लिए मतलब होता है कि जिन लोगों के ऊपर कंडीशंस अप्लाई हो जाती, उस सिचुएशन में जो मर्डर होता है, ये वो सॉरी जो एक्ट होता है, ये एक्ट क्या कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा। रीजन समझ में आ रहा क्यों होता है? पहले कुछ पॉइंट लिखो, फिर मैं तुमको बोर्ड पे देता हूं लिखने के लिए। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से लिखो। हाँ, इट इंक्लूड नेचुरल जस्टिस, इट इंक्लूड कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को उठाया गया है। इट ऑल्सो इंक्लूड
इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, ध्यान से, कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, थोड़े से ध्यान से मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखो क्या है ये, इंटेंजिबल डिफरेंसिया, ये एक्चुअली पॉलिटिकल टर्म उसे है, इंटेंजिबल डिफरेंसिया। इंटेंजिबल डिफरेंसिया ये क्या होता है पता है? ये होता है माइंड करके कोई काम जब किया जाता है, सोच करके जब काम किया जाता है, तो ध्यान से, यानी ये जो मर्डर किया जा रहा है वो दोनों तरीके मैंने बताए, आर्मी वालों को लगा मारना है और एक नॉर्मल पर्सन को लगा, दोनों ने सोचा तो है ही ना, बट दोनों की डिफरेंस है माइंडसेट में। आर्मी वालों को पता है मैं नहीं मारूंगा तो मुझे मार देगा, और नॉर्मल आदमी मान रहा है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया, तो उस डिफरेंस को ये बोलते हैं। इसका मतलब जो आर्टिकल नंबर 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्या बताता है? इसको बताता है। क्लियर हो गया इंटेलिजेंट डिफरेंसिया को? ठीक है। दूसरा इसी में ही, अंडर केस चिरंजीत लाल वर्सेस इंडिया, अंडर केस चिरंजीत लाल वर्सेस इंडिया, चिरंजीत लाल वर्सेस इंडिया का केस था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइज्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज्ड in this situation, in this situation conditions must check, conditions must check, conditions must check, कंडीशन क्या होनी चाहिए? चेक होनी चाहिए सिचुएशन में। सही बात है। तो ये जो कंडीशन चेक होती है, इसी कंडीशन को ये बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन। ये मैं आगे बता दूंगा, बट उससे पहले ये वाली चीजें लिख लो जो मैंने पॉइंटर तुमको छोड़े हैं। कंडीशन, कंडीशन क्या होगी इसमें बताऊंगा, पहले ये नोट कर लो। यूके कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। हो गया? करिए आराम से करिए। हो गया? तो इसी में दूसरा लिख लो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फिर एक्सप्लेन किया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई क्राइम किया गया है तो क्राइम को करते समय जो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, ध्यान से, क्राइम को करते समय सिचुएशन को चेक करना कंपलसरी है। ठीक है? मैंने एग्जांपल दिया तुमको, क्या? मर्डर। भाई मर्डर इज अ क्राइम, बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मर्डर एक लड़की ने किया और मर्डर एक लड़के ने किया, इस कंडीशन में क्या दोनों को फांसी होनी चाहिए? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे यार मर्डर किया, लड़के ने मर्डर किया, लड़के ने मर्डर किया, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। बट इस सिचुएशन में मैंने यहां पे इस कंडीशन में सिचुएशन चेक नहीं की। भाई लॉजिक है। अब ध्यान से, लड़की ने मर्डर किया, वो मर्डर किया सेल्फ डिफेंस में, एक लड़के ने उसके ऊपर अटेम्प्ट किया रेप, उस लड़की ने अगेंस्ट में होकर के गोली मार दी उसको, तो वो सेल्फ डिफेंस में मर्डर हुआ। और यहां पर वो जो लड़का है उसने मर्डर किया बदले के लिए, बदला लेने के लिए। ध्यान से, अब मुझे एक चीज बताइए, सेल्फ डिफेंस और रिवेंज दोनों में दिमाग किस में लगा है? आराम से, सेल्फ डिफेंस और रिवेंज दोनों में दिमाग किस में लगा? रिवेंज। भाई सेल्फ डिफेंस तो अचानक होता है, भाई आपके ऊपर अचानक किसी ने अटैक किया, आप एकदम से हटे हो, एकदम से आपने रिटेलिएट कर दिया, तो आपने सोचा थोड़ी चीजों को लेकर के। तो लॉजिक, इन दोनों सिचुएशन में फांसी किसमें होनी चाहिए? अब आ गया समझ में? तो लॉजिक, अब देखो सोचो, अगर मैं बोलता कि एक लड़का और एक लड़की ने मर्डर किया, तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया,
कानून के सामने सबको ही बराबर है, बिल्कुल सही बात है, फांसी होनी चाहिए, लेकिन तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है बॉस। क्यों? क्योंकि रीजन आपके सामने, मर्डर इस सिचुएशन में भी हो सकता है, इस सिचुएशन में भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में तो जानबूझ करके मर्डर किया गया है, सोची समझ करके, और इस सिचुएशन में नहीं है। तो इस सिचुएशन में लड़की क्या होगी? फ्री हो जाएगी भाई, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इस सिचुएशन में लड़के को क्या मिलेगी? फांसी मिलेगी। कुछ को समझ में आ रहा? तो यहां पे क्या होगा? तुम्हारा कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा, और यहां पे क्या मिलेगा आपको? लड़की जो होगी वो क्या हो जाएगी? रिलीज। तो अब आया समझ में कंडीशन क्या होती है? तो ये जो कंडीशन जब अप्लाई होती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। गेट इट? पक्का नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ये। ये गलत तो नहीं है इसमें लग रहा है आप तुम लोगों को? सिचुएशन अगर चेक की जाए, अगर सिचुएशन चेक की जाए, भाई सीधी बात बताओ, तुम्हारी तुम्हारी सिस्टर की लड़ाई हुई, या तुम अगर दो भाई हो आपस में लड़ाई हुई, ठीक, और लड़ाई होकर के शाम को तुम्हारे पिताजी घर में घुसे, और घुसते ही तुम्हारे एक कान के नीचे लगा दिया बिना कुछ सुने, तो क्या लगता है, सही हुआ कि गलत? तुम दो भाई हो, दो बहनें हो, भाई बहन हो आपस में, एक आपकी लड़ाई हुई, दोपहर में मम्मी ने फोन कर दिया पापा को कि इन दोनों की लड़ाई हुई है, ठीक, शाम को पापा घर में आए, घर में आते उन्होंने एक लगा दिया तुमको चट से, घुसते ही तुमने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते उन्होंने घुसते धर दिया। अब क्या लगता है तुमको, सही हुआ कि गलत हुआ? आप लोगों को बोलो, गलत हुआ। क्यों गलत हुआ?